एक महाजनपद इतना शक्तिशाली हुआ कि बाकी सबको खा गया। मगध बोलते उड़ीसा को। क्या बोलते उड़ीसा को? और कलिंग में खूब सारे थे हाथी। कलिंग में क्या थे? नीति अच्छी लगती तो कश्मीर से फौज हटा के देख लो। शाम से पहले पहले पाकिस्तान पटियाला में आगे नाश्ता नहीं करे तो की तरफ आक्रमण करने के लिए आता सिकंदर। कौन आता? यूरोप के अंदर एक देश पड़ता मैसेडोनिया। कौन सा देश है? मैसेडोनिया से एक बंदा निकलता, उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर। हाथी ले, घोड़े ये ले हमारा सामान और तू हमारी जान बख्श दे। जब वो अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ घुसे, उन्हें लड़ाई करनी पड़ी। और सेल्यूकस निकेटर जैसे आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, बहुत भयंकर पीड़ता है इसको। सेल्यूकस निकेटर को वापस भगाता है और पुष्यमित्र स्वयं बृहदर्थ को भरी सेना के सामने काट देता है। उसने कहा ऐसे राजा नहीं चाहिए जो युद्ध नहीं करते बिना। उसने कहा राजा मैं बनूंगा, तो राजा वो बना। सिस्टम वंशानुगत हो गया। सिस्टम कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। वंशानुगत सिस्टम हुए तो फिर ये लालसा और ज्यादा होगी, और जमीन पे कब्जे करेंगे, अपने परिवार का और नाम होगा, तो राज्य बड़े होने लगे। ये लोग राज्य को बोला करते जन। राज्य क्या बोलते? जन। जब बड़े हुए तो बने जनपद। क्या बने? और जनपद जब बड़े हुए तो क्या बन गए? क्या बन गए? तो भारत में 16 बड़े महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने? 16 बड़े महाजन, बड़े बड़े राज्य बने, महाजनपद बन गए 16। इन 16 बड़े महाजनपदों में एक महाजनपद इतना शक्तिशाली हुआ कि बाकी सबको खा गया। मगध। कौन सा था? मगध कहते हैं आज के बिहार को। मगध किसको कहते हैं? आज के बिहार वाला जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली हुआ, सबको खा गया। अच्छा, वो इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास झारखंड था और झारखंड के अंदर था लोहा। जिनके पास ज्यादा लोहा होगा उनके पास उतने ज्यादा हथियार होंगे, जितने अच्छे हथियार होंगे उतने साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार। बिहार के अंदर से 2 नदियां निकल रही थी, गंगा और सोन। कौन कौन सी? नदियों के जितना किनारे होगे उतनी फसलें आपकी क्या होगी? अच्छा, बिहार के पास में था उड़ीसा। बिहार के पास में क्या था? कलिंग बोलते उड़ीसा को। क्या बोलते उड़ीसा को? और कलिंग में खूब सारे थे हाथी। कलिंग में क्या थे? घोड़े अपने थे नहीं। अपनी जो लड़ाइयां थी वो सारी किस पर निर्भर करती थी? हाथियों पर निर्भर करती थी। इसलिए उनको हाथी मिल गए, लड़ाइयां इजी हो गई। हथियार मिल गए, लड़ाइयां इजी हो गई। जमीन ज्यादा थी, खेती ज्यादा होने लगी, इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली हुआ और बाकी सबको खा गया। मगध के अंदर बाद में एक राजा बन जाता चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लगातार एक ही वंश के लोग आए, इसलिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आया अशोक। अशोक का दिमाग खराब हुआ और अशोक ने कहा लड़ाइयां बंद। लड़ाइयां क्या की जाए? राजतंत्र तभी तक चलेंगे जब लड़ाइयां होगी। जब राजा लड़ाई करना बंद कर देगा तो दूसरा कोई ना कोई कब्जा करेगा। ये सब बकवास है कि शांति की नीति से ये किया जा सकता है। इतनी शांति की नीति अच्छी लगती है तो कश्मीर से फौज हटा के देख लो। शाम से पहले पहले पाकिस्तान पटियाला में आगे नाश्ता नहीं करे तो शांति की नीति जैसा कुछ ही नहीं होता। आपको लड़ाइयां करनी पड़ेगी। लड़ाइयां इसलिए जरूरी है कि बाकी लोग शांति से रहे। यदि आप वहां पे लड़ाई नहीं करोगे तो कोई भी आदमी शांति से रह नहीं पाएगा। इसलिए सेनाएं रखनी जरूरी थी। तो जब तक मौर्यों ने अपनी सेनाएं रखी बहुत अच्छे से, तब तक उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। अशोक के बाद में सेना होने लगी कम, तो शुरू में तो दिख गई, बात चल गई उनकी, क्योंकि शक्तिशाली राजा थे, डरा धमका के काम चला लिया। धीरे धीरे करते करते हालत ये हो गया कि जो ऊपर वाला प्रांत था भारत का, ये वाला जो हिस्सा था, अफगानिस्तान साइड वाला जो हिस्सा था, इसके अंदर लोग आने लग गए। कौन आने लगे? लोग कौन आएंगे? वह ये था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो शासन था उसे ठीक पहले अपने मगध में एक राजा काम कर रहा था, घनानंद। कौन था? घनानंद बेलखना था उधर। तो घनानंद वाला जो टाइम था तो उसके राज्य में भी बड़ा अस्त व्यवस्था चल रही थी और उधर से एक बंदा भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आता, सिकंदर। कौन आता? यूरोप के अंदर एक देश पड़ता मैसेडोनिया। कौन सा देश है? मैसेडोनिया से एक बंदा निकलता, उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? जिसको हम हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। उसका सिकंदर नाम से कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम क्या है? हमने हिंदी वालों ने बना क्या लिया उसका? अच्छा, वो निकलता सिकंदर, वहां से निकलता। सिकंदर के दिमाग में था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। तो दुनिया है कितनी? तो उस समय ये लोग 3 ही महाद्वीप जानते थे, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। बाकी महाद्वीपों की इनको कोई भी जानकारी नहीं। साउथ के ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं जानते थे, ना ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में जानते थे। इनको 3 ही महाद्वीप पता थे। कौन कौन से? एशिया, यूरोप। वो यूरोप का है, तो उसको ये लगा मैं मैसेडोनिया से निकलूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा, यूरोप की तरफ इधर निकलूंगा, यूरोप की तरफ जाऊंगा, ये मिस्र ये जीतूंगा। ये जीतने के बाद भूमध्य सागर के इधर नजदीक से होते हुए लाल सागर के अंदर घुसते हुए इधर इंडिया की तरफ मैं घुसूंगा और यहाँ मतलब सेंट्रल एशिया में घुसूंगा। सेंट्रल एशिया में घुसूंगा, सेंट्रल एशिया में घुसने के बाद इंडिया जाऊंगा। उनको 2 बातें नहीं पता थी। एक तो ये नहीं पता थी कि इंडिया बहुत बड़ा है, लंबा क्रॉस करना पड़ेगा आपको। उनको ये भी नहीं पता था कि इंडिया के बाद चाइना है। उनको ये पता था इंडिया के बाद रशिया है। तो उनको लगा सेंट्रल एशिया के बाद आएगा इंडिया, इंडिया के बाद आएगा रशिया, रशिया से घूमते वापस यूरोप यूनान आ जाएंगे, दुनिया जीत गए।
यूनान से चले, यूनान आगे तो दुनिया तो पूरी हमने जीत ली। तो उनके दिमाग में पूरा आइडिया था, वो वहां से लगे, उन्होंने यूरोप वाले वो देश जीते, अफ्रीका में घुसे, अफ्रीका जीता, सेंट्रल एशिया में घुसे, सेंट्रल एशिया जीता। ये बड़ा स्मूथली हुआ उनके, कोई सामने मुकाबला करने वाला नहीं। जहां सिकंदर गया अगलों सरेंडर किया, अब ये ले जमीन, ये ले पैसे टक्के, ये ले हाथी, ये ले घोड़े, ये ले हमारा सामान, और तू हमारी जान बख्श दे। जब वो अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ घुसे, उन्हें लड़ाई करनी पड़ी, जगह जगह लड़ाई करनी पड़ी। मतलब अपने छोटे मोटे कबीले भी सिकंदर से भिड़ गए, पर सिकंदर जीत रहा था, शक्तिशाली राजा था, सिकंदर जीत रहा था। सिकंदर जीतता जीतता आ गया व्यास नदी। कहां पर आ गया? जब व्यास नदी के आसपास पहुंचे तब उनको एग्जैक्टली पता चला कि इंडिया बहुत लंबा है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो यहां पहुंचे आप, आपको यहां जाना है, पूरा का पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। जो उनको लगा इनका तो राजा की राजधानी पटना है, यहां जाके आएगी, तब तक पूरा देश क्रॉस करना पड़ेगा। यहां इनको आने के बाद पता चला कि जितना ये क्रॉस करेंगे इसका डबल आगे चाइना पड़ा है। चाइना भी तो खूब लंबा था, मंगोलिया मंगोलिया सब चाइना के अंदर आते, ये चाइना पड़ा है, और ये जब क्रॉस कर देंगे इसके ट्रिपल आगे रसिया पड़ा है। तो सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर का कूटेंगे तेरे को, वापस चल यहां से। तो सिकंदर के सैनिकों ने इतना दबाव बनाया कि सिकंदर बेचारा यहां से क्या चले गया वापस। पर सिकंदर यदि यहां तक पहुंच गया था, यहां बीच में तक आपने पहुंच गया था, इसका मतलब यहां पे तो कब्जे कर ही गया, यहां पे सिकंदर के कब्जे हो गए। इधर से आया था तो इधर पूरे में उसके कब्जे, तो बीच बीच में अपने कमांडर छोड़ के गया। अपने किसी कमांडर का तू यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां एक कमांडर छोड़ के चला गया। यहां से अपनी बाउंड्री शुरू हो जाती, इधर अपने यहां पर आ जाता चंद्रगुप्त मौर्य। यहां जो इसके कमांडर थे उनमें एक कमांडर है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? और सेल्यूकस निकेटर को लगा राजा जी ने जो काम नहीं किया मैं कर दूं, राजा इंडिया में नहीं जा पाया मैं इंडिया में जाऊं। और सेल्यूकस निकेटर इंडिया की तरफ आने का प्रयास करता है, और सेल्यूकस निकेटर जैसे आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था बहुत भयंकर पीड़ता है इसको, सेल्यूकस निकेटर को वापस भगाता है, और सेल्यूकस निकेटर को अपना ससुर जी बना लेता है, इसकी बेटी से शादी करता है हेलन, क्या नाम था, और अफगानिस्तान पूरा दहेज में लेता है। तो वापस अपनी बाउंड्री यहां तक गई, अफगानिस्तान वाला पोर्शन अपने दहेज के अंदर ही ले गए चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ससुर जी इधर वाला छोड़ो, ये पेरिपेमिसदाई, अराकोसिया एरिया, ये पूरा हेरात, कंधार, काबुल, मकरान वाला तट पूरा का पूरा हमने इनसे दहेज में ले लिया, और वो हेलन से शादी करके आ गए। तो अपना कोई पहला बंदा इसने विदेशी महिला से शादी की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से शादी करके आया था। अब वहां तक अपनी बाउंड्री। अब जब मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा, अशोक के बाद में जब मौर्य कमजोर होने लगे, जब आप कमजोर होगे कोई ना कोई शक्तिशाली होगा, शक्ति संतुलन हमेशा रहता है, बैलेंस रहेगा पावर का हमेशा। आप शक्तिशाली हो बाकी कमजोर है, आप कमजोर हो गए ये ऊपर जाएंगे, ये बैलेंस तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा आपको। तो अब ये जो लोग थे ये अंदर आने शुरू हो गए, ये इधर वाले लोग वापस इंडिया के अंदर घुसने लगे, इन्होंने यहां पर कब्जे करने शुरू कर दिया, अपने पाकिस्तान वाली साइड में कब्जे करने शुरू किए। सिकंदर ग्रीक था, सिकंदर कौन था? तो ये लोग भी के कौन होंगे, उसके कमांडर भी कौन होंगे? ग्रीक। अब ये ग्रीक कहां घुस गए? इंडिया, इसलिए इन ग्रीक को कहते हैं इंडो ग्रीक। क्या कहते हैं इनको? अब इंडो ग्रीक इंडिया की तरफ आने लगे। वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए, जो उनको क्या कहा गया? इधर पटना में मौर्यों का एक राजा बना हुआ जिसका नाम है वरहदर्थ। क्या नाम है उसका? वरहदर्थ राजा बना हुआ है। एक दिन वरहदर्थ का एक सेनापति है, वो उसको बुलाता है कि सर आओ बैठ के बातचीत करनी है। सेनापति का नाम है पुष्यमित्र संघ। क्या नाम है सेनापति का? पुष्यमित्र संघ नाम का एक सेनापति, वो बुलाता है कि सर आओ बातचीत करते हैं। सेना खड़ी है पूरी, पुष्यमित्र संघ खड़ा है, बृहदर्थ को बुलाया, बृहदर्थ को बुला कहा कि राजन भारत की सीमाएं सुरक्षित है, हिंदू कुश की पहाड़ियों सब इंडो ग्रीक अंदर घुसने लग गए हैं, वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस के हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारी मूर्तियां भंग कर रहे हैं, उधर का पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो रहा है, प्लीज आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बृहदर्थ ने कहा कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम धम्म की नीति अपनाएंगे। किसकी नीति अपनाएंगे? पुष्यमित्र संघ बृहदर्थ को भरी सेना के सामने काट देता है। उसने कैसे राजा नहीं चाहिए जो युद्ध नहीं करते, बिना युद्ध के कोई राजा नहीं होता। और बृहदर्थ को मार के नया राजा कौन बनता है? अश्वमेध यज्ञ करता है, जहां तक हमारा घोड़ा जाएगा पूरा राज्य हमारा होगा। और उसके अश्वमेध यज्ञ की जो अध्यक्षता या पुरोहिताई जो करते हैं वो है पतंजलि। वो कौन है? जिनके नाम पे बाबा रामदेव रुपए है। वो जो ऋषि पतंजलि थे वो किसके पुरोहित थे? इस बार हमारे घोड़े एक बार वापस यहां तक जा रहे थे, इंडो ग्रीक को वापस भगा के आ रहे थे। पुष्यमित्र संघ एक बार फिर हमारे भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है। लेकिन वो भारत की सीमाएं सुरक्षित अब यहां तक ही हुई, आगे वाला जो अफगानिस्तान वाला इलाका था इसके अंदर लोग घुसने लगे थे, पाकिस्तान वाले इलाके में इसमें लोग घुसने लगे थे। ये हमारा वो काल है जब हमारा जो ऊपर वाला इलाका था, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका था, इसमें इंडो ग्रीक तो आए, वो आए, दो लोग और आ गए, शक और कुषाण। कौन आगे? शक और। अच्छा, इनको भी आने का टाइम कैसे मिल गया? क्योंकि बीच वाले में बहुत तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहा था। शुंग थे,
सुंग थोड़े शक्तिशाली रहे, ये समाप्त हुए, इनकी जगह आगे कण्व, ये समाप्त हुए, इनकी जगह आगे सातवाहन। कौन आगे? साउथ इंडिया जो कभी मौर्यों के पैरों तले हुआ करता था, अब पूरा अलग हुआ और साउथ इंडिया में 3 नए साम्राज्य आ रहे थे, चेर, चोल, पांडे। कौन कौन आगे? इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट के अंदर 3 वंश है, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण। सेंट्रल इंडिया में 3 वंश है, सुंग, कण्व, सातवाहन। सदर्न इंडिया के अंदर 3 है। अब इसको क्या नाम दो आप? पहले पूरे भारत में मौर्य थे इसलिए मौर्य काल, अब क्या कहोगे? न तो सुंग काल है, न कण्व काल है, न इंडो ग्रीक काल है, न कुषाण काल है, न चेर काल है, न चोल काल है। तो अब इसका नाम क्या दिया जाए? तो फिर हमने कहा कि भाई इसको अपने कह दिया जाए मौर्योत्तर। क्या कह दिया जाए? मौर्यों के बाद। मौर्यों के बाद का वह भारत जो विखंडित भारत है, डिसेंट्रलाइज्ड इंडिया है, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया है, उसको कह दिया जाए अपने। इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? मौर्यों के बाद का भारत। लेकिन एक बार फिर एक नया वंश है, उसने वापस इन सबको हरा के कब्जा किया। वो कौन सा है? गुप्त वंश। इसलिए काल का नाम क्या पड़ा? गुप्त काल। वापस सेम स्थिति आई, गुप्तों के बाद फिर भारत खंड खंड हुआ, इसलिए नाम क्या? इसके बाद मुसलमान आ गए थे, तब से मध्यकाल। बाद में अंग्रेज आ गए, वो कौन सा है? आधुनिक काल।